दोस्तों कल्पना कीजिए, कराची की लियारी की एक घुप अंधेरी गली में 18 सितंबर 1995 की वो रात, एक साधारण सा घर जहां एक मां का शव छत के पंखे से लटका मिला, गला घोटा हुआ, शरीर पर चोट के निशान, और पुलिस की रिपोर्ट में लिखा था हत्या का आरोपी उसका अपना बेटा, एक 15 साल का लड़का जिसने अपनी मां को मार डाला और फांसी पर लटका दिया। क्या था वो रहस्य जो एक बेटे को अपनी मां के खिलाफ इतना क्रूर बना देता है? क्या था वो गुस्सा, वो राज जो लियारी के पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला देने वाला था? लोग कहते हैं ये हत्या सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी, ये थी एक ऐसे डकैत की शुरुआत जिसने बाद में पूरे कराची को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। आज हम खोलेंगे रहमान डकैत की असली कहानी। लियारी कराची का वो इलाका जो पाकिस्तान का मिनी ब्राजील कहलाता है। 1700 के दशक से बसाया गया, सिंधी मछुआरों और बलोच खाना बदोशों का घर, कराची पोर्ट के पास जहां अफगानिस्तान, ईरान और समुद्र का रास्ता मिलता है। लेकिन आज़ादी के बाद 1947 से ही यहां अपराध की जड़ें पकड़ने लगी। गरीबी, बेरोजगारी, सरकारी लापरवाही, ये सब मिलकर लियारी को अपराध का गढ़ बना दिया। यहाँ की आबादी ज्यादातर बलोच समुदाय की, जहाँ परिवार बड़े बड़े, रिश्तेदारियां मजबूत, लेकिन संसाधन जीरो, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, नौकरियां नहीं। युवा या तो मछली पकड़ते या फिर तस्करी का रास्ता चुनते। 1960 के दशक से यहाँ ड्रग तस्करी शुरू हुई। अफगानिस्तान से हेरोइन, गांजा और समुद्र के रास्ते हथियार। लियारी के संकरे गलियों में छोटे छोटे ड्रग पेडलर घूमते। लेकिन 1980 के दशक में अफगान जिहाद ने सब बदल दिया। अमेरिका और पाकिस्तान की मिली भगत से हथियारों की बाढ़ आ गई। छोटे मोटे अपराधी अब AK-47 लेकर घूमने लगे। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर सब रोजमर्रा हो गया। लियारी की गलियां खून से लाल हो गईं। यहीं 1980 में जन्म हुआ था अब्दुल रहमान बलोच का, जिसे दुनिया बाद में रहमान डकैत के नाम से जानने लगी। रहमान का परिवार खुद अपराध से जुड़ा था। पिता हाजी अबू दाद मोहम्मद उर्फ दादल एक ईरानी बलोच जो 1964 से ड्रग स्मगलिंग करते थे। उनके भाई शेर मोहम्मद उर्फ शेरू भी साथ थे। दोनों ने काला नाग नाम के एक बड़े तस्कर से मुकाबला किया जो 1970 के दशक में पुलिस चेज में मारा गया। उसके बाद दादल और शेरू ने लियारी के ड्रग ट्रेड पर कब्जा कर लिया। लेकिन घर में तीसरी पत्नी खदीजा बीबी से रहमान का जन्म हुआ। बचपन से ही रहमान को अपराध की दुनिया नजर आई। स्कूल की बजाय गलियों में घूमना, छोटे मोटे काम करना, पिता की बदनामी, परिवार की गरीबी, सब कुछ उसे आकर्षित कर रहा था। 13 साल की उम्र में ही उसने पहला खून किया। एक पड़ोसी ने उसे पटाखे फोड़ने से रोका तो रहमान ने चाकू चला दिया। वो आदमी घायल हो गया, लेकिन रहमान बच गया। पुलिस ने पकड़ा, लेकिन परिवार की सिफारिश से छूट गया। इस घटना ने लियारी में उसका नाम बना दिया। ये लड़का खतरनाक है। लेकिन असली शौक तो 18 सितंबर 1995 को आया। रहमान की उम्र तब करीब 15 साल थी। घर में उसकी मां खदीजा बीबी को गला घोटकर मार दिया गया और उनके शव को पंखे से लटका दिया गया। सिंध पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये हत्या रहमान ने की थी। लोकल न्यूज ने इसे उसकी पहली हत्या बताया, लेकिन पीछे का राज क्या था? अफवाहें कहती हैं कि लियारी के दूसरे गैंग लीडर इकबाल बाबू डकैत ने रहमान से कहा था कि वो उसका असली बाप है और खदीजा बीबी से उसका अफेयर था। गुस्से में रहमान ने मां को मार डाला। कुछ कहते हैं कि खदीजा बीबी राइवल गैंग से लिंक थी। चाहे जो भी हो, ये घटना रहमान को अंडरवर्ल्ड का डकैत बना गई। लोग डरने लगे। एक लड़का जो अपनी मां को नहीं बख्शा, वो किसे बख्शेगा? लेकिन यही क्रूरता उसे आगे बढ़ाने वाली साबित हुई। रहमान हाजी लालू उर्फ हाजी लाल मोहम्मद के गैंग में शामिल हो गया। हाजी लालू और बाबू डकैत लियारी के दो बड़े नाम थे जो अलग अलग इलाकों पर कब्जा रखते थे। दोनों के बीच हिट्स शुरू हो गई। बाबू डकैत ने हनीफ बाजोला नाम के कॉन्ट्रैक्ट किलर को हाजी लालू को मारने के लिए भेजा, लेकिन हाजी लालू ने रहमान को ट्रेनिंग दी और बाबू डकैत को टारगेट करने को कहा। 1996 में बाबू डकैत को पैरालिसिस हो गया और वो गिरफ्तार हो गया। उसके 4 बेटे गैंग वॉर में मारे गए। उसी साल रहमान और हाजी लालू के बेटे यासिर अराफात भी गिरफ्तार हुए। लेकिन 1997 में रहमान अदालत ले जाते वक्त पुलिस कस्टडी से भाग निकला। ये भागना उसकी किस्मत बदल गया। अब लालू गैंग ने ड्रग्स से आगे बढ़कर एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और किडनैपिंग शुरू कर दिया। 2001 में हाजी लालू गिरफ्तार हो गए। गैंग टूट गया। रहमान और हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू के बीच स्प्लिट हो गया। एक तरफ रहमान डकैत का लियारी गैंग, दूसरी तरफ अरशद पप्पू का गैंग। ये शुरू हुआ लियारी गैंग वॉर का वो दौर जो लगभग 1 दशक चला।
गलियां खून से लाल, रोज मर्डर, रोज फायरिंग। रहमान ने अपनी पकड़ मलिर कोरंगी तक फैला दी। वो दूसरे अंडरवर्ल्ड गैंग से भी टकरा रहा था, खासकर MQM से जुड़े गैंग से। उस पर 80 से ज्यादा केस थे: मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर, ड्रग ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग फॉर रैंसम, इलीगल आर्म्स। सरकार ने उसके सिर पर 50 लाख रुपए का इनाम रखा, लेकिन रहमान पकड़ा नहीं गया। वो लियारी का राजा बन चुका था। बेरोजगार लड़कों को रोजाना वेतन और कलाशनिकोव देता, उन्हें गलियों में घुमाता। बच्चे नहीं जानते थे कि वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, बस रहमान का नाम काफी था। अब आता है वो मोड़ जहां अपराध राजनीति से मिला। 2008 के आसपास रहमान ने खुद को सरदार अब्दुल रहमान बलोच कहना शुरू किया। डकैत नाम छोड़ दिया। उसने पीपल्स अमन कमेटी PAC बनाई, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP से जुड़ी थी। PPP लियारी को अपना वोट बैंक मानती थी। रहमान ने PPP लीडर्स जुल्फिकार मिर्जा और आसिफ अली जरदारी के साथ फोटो खिंचवाई। यहाँ तक कि बेनज़ीर भुट्टो के पास भी उसकी तस्वीरें हैं। अमन कमेटी का मकसद था गैंग वॉर रोकना और शांति लाना, लेकिन हकीकत में ये रहमान के गैंग को लीगल कवर दे रही थी। एक्सटॉर्शन, टेरिटोरियल कंट्रोल, क्रिमिनल एक्टिविटीज जारी रहीं, लेकिन रहमान ने गरीबों में पैसा बांटा, स्कूल बनवाए, क्लिनिक खोले, अस्पताल मदद की। लियारी के लोग उसे रॉबिन हुड कहने लगे। वो उनका मसीहा था जो PPP को वोट दिलाता, सुरक्षा देता, लेकिन अंदर से वही पुराना डकैत। रहमान की पावर बढ़ती गई। वो कराची की लोकल पॉलिटिक्स, बिजनेस सर्कल में दखल रखने लगा। 3 शादियां की, जैसे पिता ने की थी। करीब 17 बच्चे। लेकिन सत्ता का नशा खतरनाक होता है। नवंबर 2008 में वो क्वेटा के जिन्ना टाउन में गिरफ्तार हुआ। कराची प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन हुए। फिर वो पुलिस कस्टडी से भाग निकला। लेकिन अब PPP लीडरशिप में उसके खिलाफ बड़बड़ाहट शुरू हो गई थी। कुछ कहते हैं कि वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हथियार बेच रहा था। कुछ कहते हैं कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी में था। PPP को खतरा महसूस हुआ। 9 अगस्त 2009, स्टील टाउन, कराची। रात के अंधेरे में SP चौधरी असलम खान, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो 1990 के ऑपरेशन क्लीनअप में MQM के खिलाफ बच गया था, अपनी टीम के साथ रहमान और उसके 3 साथियों अकील बलोच, औरंगजेब बाबा और नज़ीर बाला को घेर लिया। गोलीबारी हुई। रहमान और उसके साथी घायल होकर अस्पताल जाते वक्त मर गए। पुलिस ने कहा एनकाउंटर, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया कि गोलियां करीब 3 फीट की दूरी से मारी गई थीं। मौलाना अब्दुल मजीद सरबाजी, PAC चेयरमैन, ने कहा ये एनकाउंटर नहीं, प्लान्ड मर्डर था। 7 साल तक गैंग वॉर चला, कोई नहीं बोला। शांति हो रही थी तो मार दिया। लियारी में दंगे भड़क गए। हजारों लोग रहमान के जनाजे में शामिल हुए। उसे शहीद कहा गया। एक लड़का जो 13 साल में चाकू चलाता है, 15 में मां मारता है, 20 के पार गैंग लीडर बनता है, 28-29 साल की उम्र में लियारी का बादशाह बनकर मर जाता है। उसकी मौत के बाद कजिन उजैर बलोच ने PAC संभाला। गैंग वॉर जारी रहा, लेकिन रहमान की लेगेसी आज भी जिंदा है। कुछ उसे क्रिमिनल कहते हैं, कुछ मसीहा। लियारी की गरीबी, राजनीति और अपराध का ये चक्र आज भी घूम रहा है। लेकिन रहमान डकैत की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी और बेरोजगारी कैसे एक नॉर्मल लड़के को डकैत बना देती है, राजनीतिक संरक्षण कैसे अपराध को बढ़ावा देता है, और क्रूरता का चक्र कैसे कभी नहीं रुकता। अब गहराई में उतरते हैं लियारी की उस दुनिया में जहां रहमान बड़ा हुआ। लियारी की आबादी लगभग 9 लाख। घनी बस्ती, गंदी नालियां, संकरी गलियां जहां पार मुश्किल से गुजरती है। यहाँ फुटबॉल बहुत पॉपुलर है, ब्राजील जैसा। लेकिन फुटबॉल के मैदान पर भी गोलियां चलती थी। रहमान के समय में लियारी में रोज की जिंदगी क्या थी? सुबह दुकान खुलती, लेकिन शाम होते होते फायरिंग शुरू, स्कूल बंद, बच्चे गैंग में भर्ती। रहमान ने बेरोजगार युवाओं को हथियार देकर नौकरी दी। वो कहता था, मेरा गैंग तुम्हारा परिवार है, लेकिन ये परिवार खून से सना था। गैंग वॉर के दौरान अरशद पप्पू के साथ मुकाबला कितना खूनी था। 2003 से 2009 तक सैकड़ों मौतें। फैजू नाम के एक ट्रांसपोर्टर को अरशद पप्पू ने मार डाला क्योंकि वो एक्सटॉर्शन नहीं दे रहा था। रहमान ने बदला लिया। किडनैपिंग के केस, सेलम मेमन जैसे अमीरों को उठाकर रैंसम मांगा। ड्रग ट्रेड से करोड़ों कमाए। हथियार ईरान और अफगानिस्तान से आते। लियारी पोर्ट का फायदा उठाया। लेकिन रहमान सिर्फ क्रिमिनल नहीं था। PAC के जरिए उसने अमन कमेटी बनाई, राइवल गैंग्स के साथ बैठकें की। कुछ देर के लिए शांति आई, गरीबों को पैसा बांटा, शादी में मदद, बीमारी में दवा। लोग कहते खान भाई गरीबों का मसीहा है, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में 100 से ज्यादा केस। उसकी पॉलिटिकल एंट्री PPP के लिए वोट बैंक थी। 2008 में PPP सत्ता में थी।
जुल्फिकार मिर्जा ने पीएसी को सपोर्ट किया। रहमान जरदारी की सुरक्षा में भी शामिल रहा, लेकिन पावर बढ़ने पर खतरा महसूस हुआ। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो बीएलए को हथियार सप्लाई कर रहा था, जो पीपीपी को पसंद नहीं आया, या फिर वो खुद चुनाव लड़ना चाहता था। 2009 में एनकाउंटर से पहले वो क्वेटा से भागा। चौधरी असलम, जो एमक्यूएम के खिलाफ जिंदा बचा था, ने ऑपरेशन किया। रात में घेराबंदी, फायरिंग, मौत। लाशें अस्पताल पहुंची, लेकिन पोस्टमार्टम ने सवाल खड़े कर दिए। रहमान की मौत के बाद लियारी फिर जल उठा। दंगे, फायरिंग, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उजैर बलोच ने गैंग संभाला। 2012 में ऑपरेशन लियारी चला, लेकिन अपराध की जड़ें गहरी हैं। आज भी लियारी में शांति की बात होती है, लेकिन पुरानी यादें जिंदा हैं। रहमान डकैत 29 साल की जिंदगी में उसने वो सब किया जो दशकों की कहानियां बन जाती हैं। उसकी कहानी हमें बताती है कि समाज की नज़रअंदाजी कैसे अपराधी पैदा करती है, राजनीति कैसे अपराध को पोषित करती है, और एक इंसान की क्रूरता कैसे पूरे इलाके को प्रभावित कर जाती है।